Good evening, everyone. Today, we are all excited to have Dr. Kapil Bhargav sir today, and it's very special moment for me that I am connected again with the school diaries, that is with Kendra Vidyal number 1 Bhopal. So, welcome, sir, to the podcast. थैंक यू सो मच। It's और really ये been एक अच्छा exciting अनुभव and है। it's a throwback moment for me after a long time. यस यस ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। Yes, sir. और ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि पॉडकास्ट के किसी भी साक्षात्कार में, किसी भी इंटरव्यू में मैं पहली बार जुड़ा हूँ। और तेजस्वी के साथ ये पहला एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच तेजस्वी टू ब्रिंग मी हियर। It's all about you, sir. I have nothing done. थैंक यू। अपने बारे में आपसे मैं कुछ जानना चाह रही हूँ कि आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट किया, आपका टीचिंग लाइफ से कैसे आप कनेक्टेड। वस्तुतः बात ऐसी है कि शिक्षण और उसमें भी भाषा के संदर्भ में संस्कृत भाषा का मैं शिक्षक हूँ। और ये यात्रा कहीं ना कहीं से शुरू होती है हमारे दादाजी के माध्यम से। और उनका स्वप्न अच्छा। था कि अधिक से अधिक जो बच्चे हमारे हैं वो भारतीय संस्कृति और भारतीय जो शिक्षण पद्धति है उसको जानें, उसको समझें, उसका साक्षात्कार करें और हम्म। उसी का को समाज में भी लोगों तक पहुंचाएं। ये उनका हम्म। मंतव्य था। तो कहीं ना कहीं वो अवचेतन में या सबकॉन्शियस में था कि एक शिक्षण की का ही एक स्वरूप ऐसा है जिससे हम स्वयं भी कुछ सीख सकते हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आपको इंटरेस्ट कैसे आया कि संस्कृत को परस्यू करना है, या संस्कृत में आपको इंटरेस्ट कैसे। संस्कृत में वस्तुतः मेरा जो परिवार है और दादाजी की मैंने बात पहले ही की है, तो उनका मानना ये था कि बच्चों को हम विद्यावान गुणवान बनाएं, उसके साथ साथ वो संस्कारवान हो। और उसके लिए भी संस्कृत शिक्षण या संस्कृत शिक्षा से बेहतर शिक्षा शायद ही कोई हो। तो उनका ही मंतव्य रहा, उनके ही द्वारा प्रमोट हमें किया गया है संस्कृत लेने के लिए। और मैं सौभाग्यवान मानता हूँ कि मैंने संस्कृत का अध्ययन किया और आज मैं बच्चों तक भी इस गीर्वाण वाणी देव भाषा को पहुंचा पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात है ये कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और सभी को संस्कृत तक पहुंचा पा रहे हैं, जो कि संस्कृत के बारे में काफी लोग, शायद अपना जो कंट्री है, इतना इसके बारे में इतना विश्लेषण नहीं है संस्कृत को लेके जितना हिंदी को लेके है। ऐसा मैं मानती हूँ। तो जी। बहुत बढ़िया हाँ, काम कर रहे हैं, देखिए लोगों तक आप भाषा उसको का, अवेयर करवा रहे हैं। जी, भाषा की का अगर तुलनात्मक पक्ष देखें या प्रायोगिक पक्ष देखें तो हिंदी भारत में जनमानस तक पहुंच रही है, दूर दूर तक। और पहुंच हम्म। रही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा विषय है कि मातृभाषा के हाँ। रूप में हिंदी हो या फिर राजभाषा के रूप में हिंदी हो या फिर शिक्षण की भाषा के रूप में हिंदी हो, एक अच्छा विषय है। साथ हम्म। ही साथ जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है, खासकर जिसमें संस्कृत जो कि हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है, वह हम्म। उसकी रक्षा करना है, उसका उसको विस्तारित करना। भाषा की रक्षा हम्म। हम क्या कहेंगे, वो स्वयं में इतनी पूर्ण है कि वो हाँ। स्वयं ही अपने आप को बनाए रखने में सक्षम है, युगांतरों तक, बहुत लंबे समय तक और लंबे समय से बना के आई है। दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ अगर किसी भाषा में है वो संस्कृत में ऋग्वेद है। बिल्कुल। तो विषय ये है कि इस क्लासिकल भाषा जिसके रूप में भारत जाना जाता है, भारत क्यों हम्म। जाना जाता है? भारत अपनी हम्म। संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी पद्धति और बिल्कुल। इन सब के कारण माना जाता है। हम्म। मोहनजोदारो और हड़प्पा के अवशेष आज हमें बता रहे हैं सारी दुनिया को कि हाँ। आज भी भारत तब विकसित था, तब कॉलोनाइज सिस्टम था भारत में। हम्म। जब आप कुछ नहीं जानती थी दुनिया, तब सही बात। जब दुनिया पूरी ऐसे ही घूम रही थी, पूरी हम्म। जंगलों में, तब हमारे पास एक सिस्टमेटिक तरीका था जीवन जीने का। हम्म। तो वह संस्कृति क्यों ना आगे आए अभी भी, जो सारी दुनिया को एक राह आज से हजारों साल पहले दे चुकी है। और उसको हम कहीं ना कहीं भारतीयों के द्वारा उससे दूर होना, ये उनके अपने जो कार्य है अपनी संस्कृति भाषा के प्रति, वो उसको दूर करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है हिब्रू, जी। इजराइल की एक भाषा है। मैं हम्म। बच्चों को भी बताता हूँ और बार बार ये बहुत अच्छा प्रेरणास्पद उन्होंने कार्य किया है। हम्म। इजराइल में हिब्रू भाषा थी और किसी ना किसी कारण से आक्रमण या दूसरे मतावलंबियों के द्वारा वहां पर जब राज्य किया गया तो उस भाषा, उस संस्कृति को नष्ट किए जाने की
कोशिश की गई, और यहाँ तक कि वो हिब्रू भाषा लगभग समाप्त थी। तो उन लोगों ने आगे बढ़कर अपनी भाषा को फिर से जीवंत किया, फिर से साहित्य में लाए, फिर से टेक्नोलॉजी में उन्होंने जोड़ा। तो हम्म। वो कार्य केवल वहीं के लोग कर सकते थे, और उन्होंने बिल्कुल। अपनी भाषा अपनी संस्कृति के लिए किया। ऐसे ही हमें आप प्रत्येक भारतीय को भी यह समझना होगा कि हमारी हम्म। भाषा हमारी संस्कृति के लिए सबसे पहले हमें कार्य करना होगा। अगर हम कार्य नहीं हम्म। करेंगे तो उसका विकास में बाधाएं बिल्कुल। ही, और कोई क्यों करेगा। ये बहुत अच्छी बात है। आपने जी। आपको पता कैसे चला कि मैं टीचिंग के लिए बेस्ट हूँ, या फिर मेरे को टीचिंग एक करियर चूज करना चाहिए और टीचिंग में मेरे को आगे बढ़ना चाहिए, या आपने कब खुद को डिस्कवर किया इसको लेके? हाँ, मैं, ये बात बहुत अच्छा प्रश्न किया है तुमने। और अ, जब मैंने 12th किया तब तो मैं हम्म। कहीं और, थोड़ी मेरी दिशा लग रही थी, लेकिन 12th के बाद मैं, जब मैं कॉलेज में आया उसके बाद मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका था कि मुझे शिक्षण ही चुनना है। हम्म। उसका कारण यह था कि जब मैंने अध्यापन कार्य को देखा, उसको समझा और उसके विस्तारवादी स्वरूप को जाना, कि हम एक शिक्षक बन के न केवल अपने लिए काम करेंगे, अपितु हम्म। एक बनते हुए भारत के लिए कार्य करेंगे, और उसमें हमारा योगदान कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रहेगा ही। तो मैं उस चीज से तब से संतुष्ट था, अभी भी हूँ, और आगे भी यही चाहूंगा कि हाँ, मैं इस कार्य को इसी रूप से बनाए ये आप रखूं। कर ही रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैंने आप पहले ही आपको शायद बताया था फिर कभी कि आप अपने आप में ही एक फैसिलिटी है केंद्रीय विद्यालय की। मैं मिस हो गई हूँ, मैं अगर स्टूडेंट होती तो बहुत अच्छा रहता। आपको थोड़ा अच्छा, पहले आना चाहिए था। थैंक यू। आपने ये जो पीएचडी से लेके जो स्कूल टीचर का जो सफर है, ये ये कैसे हुआ और क्यों? हाँ, पीएचडी मैंने 2014 में की थी, हम्म। और उसके बाद प्राध्यापक ही बनना है ऐसा था मन में, है ना। हम्म। और क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी हाँ, संभावनाओं का देश है, बिल्कुल। और हमारे जीवन में जब वो चीजें हमारे जीवन में हम लोग करते हैं हम्म। तो बहुत सारे हर्डल्स भी मिलते हैं, कठिनाइयां भी मिलती हैं, बहुत सारी बिल्कुल। चीजें होती हैं। हम्म। तो पहला जॉब मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर ही स्टार्ट किया था एक बीएड कॉलेज में। हाँ। और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश शासन में मौका मिला कार्य करने का। और हम्म। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो हम्म। कुछ जॉब स्टार्ट करते हैं, मतलब शिक्षण तो है ही, विद्यालयीन शिक्षण होगा तो और बढ़िया हम्म। है। छोटे बच्चों से जुड़ेंगे, वहां से नींव सही करेंगे, और फिर वही बच्चे आगे आएंगे, ईश्वर ने मौका दिया तो कॉलेज के लिए भी ट्राई करेंगे, ऐसा सोचकर मैंने ज्वाइन किया। आपको कुछ चैलेंजेस कभी आपने फेस किया हो इस पूरे जो जर्नी में? एक कॉलेज में पढ़ाना एक अलग चीज है, स्कूल में पढ़ाना एक अलग जो बात है, इसमें आपने कभी कोई चैलेंज फेस किया है कभी? दोनों के मोड में, या दोनों की जो प्रकृति है दोनों अलग है। हम्म। विद्यालयीन शिक्षण में हमें ऐसे अधिगंता या ऐसे शिक्षणार्थी मिलते हैं जो कि जिनको हमें एकदम से शेपिंग करना पड़ता है, बनाना पड़ता है नीचे। जी। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे उनकी जिज्ञासाएं होती है, प्रश्न होते हैं, हम्म। और अलग तरह की अप्रोच होती है उनको, बहुत सारी हम्म। चीजें हमें करना होती है, और संख्या भी ज्यादा होती है। हम्म। महाविद्यालयीन या कॉलेज स्तर पर वो चीज थोड़ी अलग होती है, वहाँ थोड़े बच्चे मैच्योर होते हैं, और उनका जो अधिगम की प्रक्रिया है उसमें हमें अ, हम्म। जैसे लेक्चर मेथड की हम बात करें तो हाँ। लेक्चर मेथड आप एक महाविद्यालयीन स्तर पर प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हम्म। बच्चे समझते हैं। और विद्यालयीन स्तर पर वो हमेशा लेक्चर मेथड हो तो वो फेल हो जाती है, जी। वहाँ बहुत ज्यादा कारगर नहीं होती है। तो हम्म। वो चीजें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं। और फिर चूंकि मैं केंद्रीय विद्यालय में हूँ तो विभिन्न जगहों पर कार्य करना होता है, जैसे हमारे अ, दक्षिण भारत के प्रांत है, वहां पर कार्य करना और वहां पर बच्चों को सिखाना वो एक भिन्न विषय है। और यहाँ उत्तर में अलग है, कहीं और मौका मिला तो हम्म। वहां मैं अलग से अधिगंता या छात्रों को पाऊंगा। तो उनकी हम्म। प्रकृति ही बदलती रहती है। तो ये अंतर देखने को मिलता है। तो आपको कभी ऐसा लगा कि मैंने गलत किया, मेरे को कॉलेज में पढ़ाना चाहिए था, या फिर मेरे को कॉलेज में ही रहना चाहिए था, स्कूल में आके गलत कर दिया? ऐसा कभी आपको लगा? नहीं, लोगों ने आपको महसूस कराया हो ऐसा सोचने के लिए, ऐसा कभी कुछ हुआ आपके? हाँ, लोगों का की महत्वाकांक्षाएं या लोगों की आकांक्षाएं हमसे अधिक होती हैं।
लेकिन हम्म। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने महाविद्यालय स्तर पर नहीं पढ़ाया तो मैं यहाँ जो काम कर रहा हूँ वो मुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसा इस तरह का हम्म। भाव कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उन बच्चों के साथ हूँ जो बच्चे जिन्हें हम शिक्षकों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। हम्म। तो वहाँ हम यदि काम कर रहे हैं और अपना स्वांतः सुख अगर प्राप्त हो रहा है, तो हम कहाँ काम कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। ये बहुत अच्छा विचार है आपका, बहुत कम लोग सोच पाते हैं। इसके पीछे थैंक यू, थैंक यू। मोटिवेशन या कोई मोटिवेशन आपके साथ रहा हो, शायद घर परिवार, कोई भी। हाँ बिल्कुल। मोटिवेशन तो परिवार से भी मिलता है, खासकर दादाजी से मैं बहुत मोटिवेट हुआ हूँ हमारे। उन्होंने हम्म। बहुत सारी ऐसी बातें हमें बचपन में बताई हैं जो शायद हमने औपचारिक रूप से, जिसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, उसमें हम्म। शायद ही मिल पाए किसी को। वो चीजें सीखी। पिताजी भी मेरे लेखन में थे, तो उन्होंने एक कविता लिखी थी कि साधन अगर हैं असीमित, कुछ हम्म। किया तो क्या किया। साधन अगर हूँ असीमित, कुछ किया तो क्या किया। और साधन अगर हूँ सीमित, कुछ किया तो बहुत कुछ। तो क्या उनका बात है, कहना ये बहुत था कि बढ़िया। अगर आप छोटी जगह पर हैं या छोटे साधनों के साथ हैं, अगर आप कुछ कर रहे हैं हम्म। वो बहुत कुछ है। अभी अपने पास जो प्रेजेंट सिनेरियो है जहाँ पे संस्कृत को लेके इतनी महत्वता नहीं दी जा रही है, तो वहां पे अपन इसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, और इसको किस तरीके से लोगों तक अवेयर करवा सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ अपन कर सकते हैं। मतलब आप नहीं कैसे देखिए, कर सकते हैं। संस्कृत को लेकर मतलब आप सरकारी पक्ष में कह रही हो, क्या कह रही हो? नहीं, एज अ टीचर मैं तो आप नहीं। इसको किस तरीके से आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, आपके पास कोई कुछ प्लान है या फिर कैसे, वही टेक्निक हाँ हाँ, इसको। देखिए संस्कृत भाषा के लिए बढ़ाने के लिए विषय यही है जो मैंने पहले चर्चा की थी कि जब तक हम्म। जागृति प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होगी भारत में। सही बात। आज बहुत सारे, मैं 9th में जब बच्चे आते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स इस कंफ्यूजन में होते हैं, कहीं हमने बच्चे को संस्कृत दिला दी तो उसके हाँ। करियर में कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। सही बात है। बल्कि देखिए, भाषा आप 12वीं तक कुछ भी पढ़ें, आप हाँ। साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप एरोनॉटिक्स में जाना चाहते हैं, आप आईआईटी में जाना चाहते हैं, लेकिन हम्म। वहां पर कहीं भी आपको संस्कृत भाषा परेशान नहीं करेगी। बिल्कुल। आप उससे और अधिक अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करके आगे बढ़ सकते हैं। हम्म। अधिकतर अगर सीबीएसई की बात करें तो अधिकतर हम बहुत ज्यादा केसेस में पाते हैं कि जो हम्म। बच्चे टॉप करते हैं उनमें अधिक, कई बच्चों को मैंने देखा है वो संस्कृत विषय चुन के रखते हैं और हम्म। आगे जाके वो आईएएस बनते हैं, आईआईटी में जाते हैं, बिल्कुल। बहुत सारी जगह जाते हैं। तो उन हम्म। लोगों को खासकर उन पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चों के शिक्षण में 10वीं 12वीं तक अगर आप संस्कृत उनको दिलाते हैं तो वो एक स्कोरिंग विषय भी है। हाँ। आप हिंदी भाषा को ही उनको पढ़ाना चाहते हैं तो हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए या समझने के लिए हम्म। संस्कृत बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो जाती है। बिल्कुल। आप हिंदी की हम चर्चा करते हैं इतनी सारी, हिंदी के आप लेखकों को उठाकर देखिए, हम्म। चाहे वो महादेवी वर्मा हो, हरिवंश जयशंकर राय प्रसाद बच्चन। हो, हाँ रामचंद्र शुक्ल हो, इन हम्म। सबको जिनके मैंने नाम लिए, ये सबको अगर आप उठा के देखें तो ये तो सभी ने संस्कृत का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है। बिल्कुल। उन्होंने जाना है, संस्कृत को पढ़ा है, तब हिंदी हम्म। में लिखा है। हाँ। और उनकी भाषा, दिनकर को पढ़े हम, दिनकर की भाषा में शब्दों का, तत्सम और तद्भव शब्दों का ऐसा चमत्कारी प्रयोग है हम्म। कि हम बहुत सारे लोग देख कर रह जाते हैं कि कितनी चमत्कृत भाषा है, कितने परिशुद्ध शब्दों का प्रयोग किया है, कितने संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया है। तो वो सही शब्दों का बात। प्रयोग करने से पहले व्यक्ति को पढ़ा होना आवश्यक है। हम्म। उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, संस्कृत निष्ठ शब्दों को जाना, तब उन्होंने लिखा। तो हम्म। उस लेखन के पीछे उनका संस्कृत का अध्ययन ही था। बिल्कुल। हम क्राइटेरिया बहुत छोटे छोटे बनाते हैं। उन्होंने कहा कि सही बात भैया है। बच्चे हम्म। का क्या होगा 11वीं के बाद, 10वीं के बाद क्या होगा, इस तरह से हम बच्चों के लिए कैलकुलेटिव हो जाते हैं। सही। लेकिन आप बड़ा लक्ष्य बनाओ, भाषा को हम्म। समझना, हम्म। भारतीय भाषाओं को समझना अगर आप चाहते हैं तो संस्कृत उसमें बहुत हेल्पफुल है। और बिल्कुल। हिंदी में तो 80% शब्द तत्सम और तद्भव ही लिए गए। बिल्कुल। तो जब आपको सीधा उसमें एक रोड मैप मिल रहा है, हम्म। व्याकरण की बात करें, सारी व्याकरण उसमें सम्मिलित हो जाती है जो आप हिंदी में हम्म। पढ़ते हैं, बहुत सारी
जब तक प्रत्यय पढ़ेंगे तो स्पष्ट ही नहीं है, बहुत सारे हिंदी भाषा में हम देखते हैं। लेकिन यहाँ तो एक व्यवस्थित क्रम है संस्कृत में, संधि हम्म हो, समास हो, प्रत्यय हो। जब आपको ये सारा कॉन्सेप्ट संस्कृत में हो रहा है और व्यवस्थित ढंग से हो रहा है, फिर हम्म। हिंदी और उसकी तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। तो अगर आप हिंदी भी बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं तो उन हम्म पेरेंट्स को, उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप संस्कृत पढ़ें। हम्म। संस्कृत जब आप पढ़ेंगे तो आप हिंदी को कई गुना बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमने सुना है कि आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं, काफी कविताएं और काफी लेखन के जो आपके बहुत इंस्पिरेशंस हैं, तो कुछ सुनाइए थोड़ा कि जो दर्शकों को भी अच्छा देखिए, लगे। अब ये आप कह रही हैं बहुत अच्छे, तो मैं नहीं जोड़ सकता, बस लेखन का एक प्रयास आप होता अच्छे है। हैं इतना तो मैं जानती हूँ। चलिए, तो यही तो लेखन का एक दुनिया को प्रयास बताना है है। वो भी। क्या जी? यही तो दुनिया को बताना है कि आपका क्या टैलेंट है, आप इतना अच्छा लिखते हैं और दिख भी रहा है वो चीज। बिल्कुल, थैंक यू। आपने एक पुस्तक का प्रयास करता विमोचन हूँ। और किया है, भाव अक्षर। जी जी जी, पुस्तक है मेरे पास, और पुस्तक है भावाक्षर। हम्म और इसमें भी जो लेखन है वस्तुतः मुझे ये भी नैसर्गिक रूप से ही प्राप्त हुआ है। नैसर्गिक हम्म। बोले तो अपने परिवार से या पैतृक मुझे प्राप्त हुआ है। मेरे जो पिताजी हैं थे वो बहुत अच्छा लिखते थे, और फिर भैया भी लिखते हैं, तो उनसे कभी ना कभी उनकी कविताएं पढ़ना या उनसे सुनना, तो वो कहीं ना कहीं बालपन से मेरे हृदय में जाती रही, और उसी के स्वरूप मैंने भी सोचा कुछ लिखें। बहुत तो बढ़िया। बहुत छोटे उम्र से ही थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया था। लेकिन ये जो पुस्तक है ये वास्तविक रूप में मेरी कविताओं का संग्रह कहीं से हमारी श्रीमती जी को मिला, कुछ हम्म। कविताओं का, तो उन्होंने एक बुकलेट बना के जन्मदिन पर मुझे दी। अच्छा। तो जब वो बुकलेट दी तब मुझे आइडिया आया अच्छा, कि मैं, वो भी लिखती हैं, वो भी राइटर हैं? हाँ वो भी लिखती हैं, लेकिन उन्होंने मेरी क्या कविताओं की बात है, जो पूरा संग्रह है। परिवार पूरा राइटर से भरा हुआ है, तो फिर तो अपन समझ सकते हैं कि दुनिया किस तरीके से मुड़ने वाली है आने वाले समय में। तो उन्होंने एक कुछ कविताओं का संग्रह मुझे दिया, तो उसी के स्वरूप मैंने सोचा कि जब इससे एक संग्रह बन गया है तो क्यों ना मैं जितनी कविताएं हैं उनको संकलित करूं और एक प्रकाशन करूं उसका। तो हम्म। भावाक्षर के रूप में उन कविता संग्रह को उसको प्रकाशित किया है। इसमें लगभग आपकी ये अ, भाव अक्षर जो टाइटल जो आपने लिया है, वो कैसे आपने उसको लिया है? मतलब आप दोनों ने मिलके डिसाइड किया है या फिर इसके पीछे कोई खास विषय है इसमें? भावाक्षर भावाक्षर कविता देखिए, इसमें जो पूरा विषय है या कविताएं हैं कहीं ना कहीं भावों के ही अक्षर हैं। अच्छा। और पहले चूंकि मैं कविता संग्रह का नाम पथिक के रूप में रखना चाहता था, लेकिन पथिक हमारे एक प्रसिद्ध कवि हैं हम्म हिंदी साहित्य के, उन्होंने पथिक नाम से कविता निकाली है। तो फिर अ, चर्चा हुई, और खासकर मेरे भाई साहब से चर्चा हुई, तो मैंने पूछा, भाई साहब ये ऐसा है, एक पथिक संग्रह तो है, तो उसका संग्रह का नाम मुझे बदलना होगा। हम्म। तो उन्होंने कहा कि इसका नाम भावाक्षर कर सकते हो, भावों के अक्षर हैं तुम्हारे। और ये सजेशन मेरे बड़े भैया का है, तो उन्होंने दिया कि भावाक्षर आपकी कविता संग्रह बढ़िया रहेगी, तो इसका नाम भावाक्षर रखो ऐसा। और इसमें आपने क्या कवर किया है, इसमें क्या कितने कविताएं अपन को देखने को मिलेगी और कौन से कवि? हाँ इसमें, हाँ सर, इसमें लगभग 83 कविताएं संकलित हैं इसमें। हम्म और विषय अलग अलग, जो सामाजिक अवलोकन रहा या जहाँ जैसा मैंने पाया, उस तरह से बहुत लंबे समय से कविताओं का जो संकलन था वो ही लिखा है। पहली कविता 2009 में, जो इसमें पहली कविता है भावाक्षर की, वो 2009 की है। उससे पहले की कविताएं भी हैं, लेकिन मैंने हम्म उसको पहले रखा है, नारी। और उससे लेके बहुत 83 कविताएं हैं, और उनमें उनमें जो भी सामाजिक अवलोकन रहा या कोई चीज ऐसी देखी या कोई मार्मिक घटना मैंने सुनी या फिर जीवन के बारे में मैंने जो सोचा, उन सभी को कविताओं में उतारते हम्म चला। जैसे मैं घर से दूर, मेरी बस्ती, सोच, अ, विजय पताका, हम्म। वह मेरे मानव होने पर हंस रहे हैं, वाह। बदलाव लाना होगा, हम्म बैठकर अब चांद देखेंगे। हम्म तो इस तरह से जो कहीं ना कहीं कविताओं भावों का आना हुआ, उनको कविताओं में उतारते चला गया। हम्म। बहुत बढ़िया है ये। जी। ऐसी कोई कविता जो आपके लिए बहुत स्पेशल कह सकते हैं, जो बहुत मेमोरेबल हो आपके लिए और कुछ आपसे कनेक्टेड है?
मुझसे जुड़ी हुई कविता है, वह है तुम अशेष जो हो। बहुत खास हो आपके लिए। तुम अशेष हो, कविता का शीर्षक है। तुम मेरे जीवन में अशेष हो, ऐसा समझ सकती हो। अशेष मतलब जो कभी खत्म ना हो। हाँ। तो तुम अशेष हो और दीप्त हृदय की ज्वाला, जो जलती हो अंतरतम में। हम्म। तुम हो अनंत तारों की गणना, जो हम्म। खचित कहीं अंबर में। तुम सशक्त अनुराग प्रबल हो, अवनि और अंबर में। तुम किसी जलद की तुंग तरंगों सी हिलोरती हो इस मन में। तुम किसी राग की तान मधुर हो, जो गुंजित हो करणों में। तुम किसी मयूरी सी पंखों को फैलाकर नाच रही हो मन उपमन में। तुम हम्म। अशेष हो, बस अशेष हो इस मन में। बहुत शानदार। बहुत बढ़िया। वो सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आप कौन सा क्या करने वाले हैं? कोई नई पुस्तक आप लाने वाले हैं या फिर संस्कृत में आप कुछ नया कुछ लिखने वाले हैं? अभी लेखन में, मेरी कविता लेखन में पहली पुस्तक है, और इससे पहले दो ट्रांसलेशन कार्य में मैंने किए हैं। एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन हायर एजुकेशन, इंग्लिश से हिंदी में किया था उसको। हम्म। और एक पाताल लोक की सीता पुस्तक है हिंदी हाँ। में, और संस्कृत में मैंने और बड़े भैया डॉक्टर उपेंद्र भार्गव जी ने ट्रांसलेशन उसको आपने ट्रांसलेट। इंग्लिश से हिंदी में किया है उसको? हाँ, एक को इंग्लिश से हिंदी में किया है, और दूसरा हिंदी इंग्लिश टू संस्कृत। अच्छा। बहुत अच्छा है। पाताल लोक की सीता है। और हाँ, आगे उसको क्या करेंगे आप? अभी लेखन से थोड़ा सा अभी लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो संकल्पना है वो कुछ गद्य लेखन की है, और हम्म। जल्द ही मैं उसको पूर्ण करना चाहूंगा। और शीघ्र ही मैं सोच रहा हूँ कि गद्य लेखन में कुछ ना कुछ ऐसा कहानी या उपन्यास के रूप में ला पाऊँ, इसका प्रयास है। सही। बहुत बढ़िया, आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा और काफी चीज सीखने समझने को मिली। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में आपने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और आप पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और यही कहना चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपके द्वारा भी बहुत सारी चीजें जनमानस तक पहुंचे, लोग अपने जीवन को सुधारें, जीवन को और अच्छा बनाएं। और विशेष रूप से आपके चैनल से अपील करूंगा कि सभी लोग भावाक्षर को जरूर अपनाएं, भावाक्षर में लिखे भावों को अपने तक पहुंचाएं, क्योंकि वो हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। यही सूचना है, और आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।